अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और जुलाई की 19 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और जुलाई की 20 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तानों का, क्योंकि ये मुख्तलिफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान पर अच्छे खासे भारी हो गए और वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से इम्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं बेहतर तरीके से, कहीं बहुत बुरे अंदाज में। इस पर मैं बात करूंगा। और साथ थोड़ा जिक्र वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के उस बयान का जिसमें वो कहते हैं कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, जिसको अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी का नाम दिया जा रहा है, और वो कहते हैं कि इसका जो सरबरा होगा वो एक सर्विंग जनरल होगा, मेजर जनरल होगा प्रॉब्ली। इस पर बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है और क्या इसकी वाकई ज़रूरत भी है, और ये कि क्या ये पाकिस्तान के जो डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उस पर इसका किस हद तक इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या बहुत ही अच्छा। देखते हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे। और आखिर में थोड़ा जिक्र हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सेनेट इलेक्शंस के बाद एक सूरत हाल बन गई है, जहाँ पर कि पीटीआई के अंदर बगावत खड़ी हो गई है और वहाँ पर सियासी मामलात काफ़ी उलझ गए हैं। उस पर भी बात होगी। और आखिर में सर ट्रंप का जिक्र ज़रूर करेंगे, जिन्होंने, वैसे तो सर ट्रंप हर तरफ खबरों में है कि उनका एक और बयान सामने आया है, इसकी अहमियत को भी मैं, यानी इस पर भी बात करूंगा कि ये कितना अहम है, और ये कि क्या ये वाकई अब, यानी इस मर्तबा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को इम्पैक्ट करेगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर बात करेंगे। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप चलते हैं आज के मेन मौजू की जानिब, जो कि है, मेरी राय है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 पाकिस्तान है, 2 निज़ाम हैं और एक बादशाह है। नादरीन, इस वक्त पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा, कि 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। एक वो है जिसमें आम पाकिस्तानी रहता है। एक और पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान है जो अशराफिया का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर के ताकत और सियासत के फैसले होते हैं, जहाँ पर के लोगों के मुस्तकबिल बनाए, संवारे या तबाह किए जाते हैं, जहाँ पर के सियासत में मुख्तलिफ सियासी मोहरे इस्तेमाल होते हैं और खुलकर अपनी कीमत भी वसूल करते हैं। ये दूसरा पाकिस्तान है। और एक तीसरा पाकिस्तान भी है। वो पाकिस्तान है जो इन 2 पाकिस्तानों के निज़ाम को चला रहा है। यानी बुनियादी तौर पर जिस तरह वो कठपुतली का तमाशा होता है, तो जिसका हाथ होता है उसके ऊपर डोरियां बंधी होती हैं, तो वो असल पाकिस्तान वो है। तो ये 3 पाकिस्तान है जो पैरेलल चल रहे हैं, और इनको कंट्रोल जो है वो एक पाकिस्तान करता है जो सबसे ताकतवर पाकिस्तान है। इसी तरह पाकिस्तान में 2 निज़ाम चल रहे हैं। एक वो निज़ाम है जो कि, जिसका पॉलिटिकल फेस शहबाज शरीफ साहब है। वो पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह हैं। आप उनकी इलेक्शन पर कोई भी उंगली उठाएं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर माने जाते हैं। तो वो उस पाकिस्तान के निज़ाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर दुनिया को ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता है। अगर पाकिस्तान में आप पूछें तो शायद आपको जवाब हर जगह से यही जवाब ना मिले कि वाकई ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर दूसरा निज़ाम वो है जो कि इस्लामाबाद से बाहर से चलता है, जो कि इस्लामाबाद की हदूद से बाहर से चलता है। सबको मालूम है कहाँ से चलता है। और वहाँ पर फैसले होते हैं कि कौन कहाँ पे बैठेगा, वहाँ पर फैसले होते हैं कि कौन कितनी देर तक हुकूमत में रहेगा, और वहाँ पर हर वो फैसला होता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जो एक रियासत करती है। ये असल पाकिस्तान की ताकत है, और इसको कंट्रोल करने वाला एक ही शख्स है, जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है। आप भी उसे जानते हैं, मैं भी उसे जानता हूँ, पूरी दुनिया उसको जानती है। इसीलिए उसको जाहिर है कि फिर वही इम्पोर्टेंस भी मिलती है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब ये पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जिस तरीके से चल रही है, तो इसमें अब 2-3 चीजें हो गई हैं, चेंजेस आ रही हैं। एक चेंज तो ये आ रही है कि ये मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर इस वक्त रियासत काम कर रही है। वहां पर आपको, पहले हमें नजर आता था कि जो फौज का साया था वो इतना गहरा नहीं था, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों में हमने देखा कि फौज की छाप हर जगह नजर आने लगी। मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि ये जानने की कोशिश करूं
क्योंकि जब मैंने मोहसिन नकवी साहब का ये बयान पढ़ा, मैं उस पर अभी बात करता हूँ। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो सर्विंग जनरल अगर एक सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि ये तो जो हमारे वफाक के तहत चलने वाले इदारे हैं, और ये मेजॉरिटी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। तो अगर वो उनके तहत जा रहे हैं तो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री अब फौज चलाएगी? क्योंकि इसका तो मतलब यही हुआ। इंटीरियर मिनिस्ट्री का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? यही एफसी और यही दूसरे रेंजर्स वगैरह हैं। तो उस पर मैं इसीलिए आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने सर्विंग और रिटायर्ड जनरल्स सर्व कर रहे हैं सिविलियन ओहदों पर। तो ये इसमें याद रखिए कि मैं सिर्फ जनरल्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इस वक्त एक सर्विंग जनरल जो कि नादरा के सरबराह हैं, मुनीर असफर, और सात सात रिटायर्ड जनरल्स हैं जो कि मुख्तलिफ इदारे चला रहे हैं, जिनमें के मुख्तलिफ नाम हैं। आसिम सलीम बाजवा हैं, आमिर नदीम हैं, बिलाल अकबर हैं, नज़ीर अहमद भट्ट हैं, अजहर महमूद कियानी हैं, मुजफ्फर एजाज हैं, मोहम्मद आमिर हैं। इनको मुख्तलिफ सरकारी ओहदे दिए गए हैं, जिनमें कि एम्बेसडरशिप भी शामिल है जो आमिर साहब को दी गई है। और ये इसके अलावा हैं, क्योंकि इसके अलावा भी ब्रुनाई में, जॉर्डन में, सीरिया में, श्रीलंका में, यूक्रेन में, मालदीव में, नाइजीरिया और लीबिया, ये वो ममालिक हैं जहां पर के हमारी डिप्लोमेटिक पोस्ट पर रिटायर्ड जनरल्स ही सर्व कर रहे हैं। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वहां पर भी जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उनको भी मौका तो मिलता है। ज़ाहिर है दुनिया में बहुत सारे मुल्क है और हमारे बाकी मुल्कों में तो वही लोग हैं, लेकिन जो ये ममालिक हैं यहाँ पर हमारे रिटायर्ड जनरल्स को भेजा जा रहा है, भेजा जा चुका है। और ये भी कोई नई बात नहीं है जिस पे मैं अभी आता हूँ कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसे जब मैं ये देख रहा था कि टोटल 8 रिटायर्ड और सर्विंग जनरल्स पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त। तो साथ में फिर कंपेयर कर रहा था कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया की हुकूमत तो हमसे बहुत बड़ी है, यानी तकरीबन 1.5 अरब के करीब का मुल्क है। और वहाँ पर उनके कितने रिटायर्ड जनरल्स जो हैं और सर्विंग जनरल्स जो हैं वो हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो मैं जब देख रहा था तो मुझे पता लगा कि इंडिया में इस वक्त, वैसे तो उनके जो गवर्नरशिप्स हैं उनमें रिटायर्ड जनरल्स आए हैं काफ़ी, लेकिन जो इस वक्त उनके ओहदे हैं तो टोटल पाकिस्तान में 8 सर्विंग और रिटायर्ड जनरल्स हुकूमत का हिस्सा हैं, यानी सिविलियन ओहदों पर हैं। तो भारत में इस वक्त 3 रिटायर्ड जनरल्स जो हैं, सर्विंग जनरल उनका कोई नहीं है, क्योंकि भारत में इसको उन्होंने यानी फौज के इस फौज का ये रोल जो है वो उन्होंने बहुत महदूद किया हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ एडवाइजरी रोल में 3 रिटायर्ड जनरल्स जो है वो ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ सर्व कर रहे हैं। अब ये अगर ये कंपैरिजन अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि भारत की निस्बत पाकिस्तान में 2 गुना नहीं, तकरीबन 3 गुना ज्यादा रिटायर्ड और सर्विंग। इंडिया में तो कोई सर्विंग ऑफिसर सिविलियन रोल में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो भी हैं, नादरा के सरबराह सिविलियन रोल है और वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो इंडिया में, इंडिया की निस्बत हमारे यहाँ 3 गुना ज्यादा रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए सिविलियन ओहदों पर। अब सवाल ये है कि क्या हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को सिविलियन ओहदों पर होना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। बल्कि जनरल क्या, उसे नीचे के ओहदे वाले तो बहुत ज्यादा हैं। उनका तो मैंने नाम लिया ही नहीं क्योंकि वो मेरी रिसर्च का हिस्सा नहीं था, मैं सिर्फ जनरल्स को देख रहा था। और वरना तो बहुत ज्यादा हैं, वो तो सैकड़ों में नहीं, शायद मैं भी थाउजेंड्स में हूँ। लेकिन जो हमारे सीनियर पोजीशंस पे ये आ रहे हैं तो वो इसीलिए मैं सोच रहा था कि हमारी यानी ज़रूरियात जहाँ पर हैं, कि जहाँ पर हमें मिलिट्री माइंड चाहिए, यानी अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में अगर आप किसी एडवाइज़र को बिठा रहे हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर को हेल्प करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट में भी एक मुशीर जो है वो एक रिटायर्ड जनरल है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ इसी किस्म का रोल दिया जा चुका है। तो वो उसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि नादरा में भी बैठे हुए हैं, साथ जो नैब जो है उसमें भी रिटायर्ड जनरल साहब बैठे हुए हैं। तो ये वो चीज़ है कि जहां पर, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा नहीं है तो इसलिए उंगलियां उठती हैं। ये तमाम बात जो मैं आपको कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि जितनी जितनी मिलिट्री की छाप हमारी सिविलियन गवर्नमेंट पर नजर आएगी, उतना ही सिविलियन गवर्नमेंट जितनी ज्यादा कमजोर होगी, जितनी ज्यादा वो नाकाम होगी, उस नाकामी का तमाम ब्लेम वो मिलिट्री पर जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर कोई यही कहेगा कि जनाब हुकूमत तो आप चला रहे हैं, रियासत भी आप चला रहे हैं, तो आप गिला किससे कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहरे जो लाते हैं ये भी आप ही ला रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग बहस है। मैं मोहसिन नकवी साहब के इस बयान पर बात करना चाहता हूँ, जिनका कहना है कि जो एक कोई मेजर जनरल होंगे जिनको ये उनकी तकर्री की जाएगी कि वो
जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, जिसका अब उसको फेडरल कॉन्स्टेबलरी का नाम दिया जा रहा है, एफसी ही रहेगी लेकिन नाम चेंज हो रहा है। वो उसकी सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। फाइन, ठीक है। लेकिन इसके 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 इसकी जरूरत क्या है? तो जो जरूरत की वो उन्होंने आर्गुमेंट दिया, वो कहते हैं कि ये बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। मेरा ख्याल है ये सोच भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और इसमें हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, जिसमें पुलिस, हमारा जो महकमा है पुलिस का, उसका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत ज्यादा उन्होंने शहादतें दी हैं। तो उनको तो खैर फिलहाल इसके अंदर नहीं लाया जा रहा, लेकिन जो मेजर जनरल साहब जिस चीज को कंट्रोल करेंगे, तो वो एफसी को, रेंजर्स को, और दूसरे जो वफाकी इदारे हैं, जिनमें कि मैं देख रहा था पाकिस्तान कोस्ट गार्ड भी शायद आएगा उसके अंदर, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी आएगा। ये तमाम के तमाम जो हैं, और फेडरल कॉन्स्टेबलरी जैसे मैंने कहा, ये तमाम उनके कंट्रोल के नीचे आएंगे। वो कहते हैं ये बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि जो मुस्तकबिल में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स जो है एक कौमी सतह पर बनाई जा सके, जो मुस्तकिल तौर पर इसके खिलाफ लड़ेगी। अब इसमें सवाल है, सवाल यह है कि क्या इसके लिए एक मेजर जनरल का आना जरूरी है? क्योंकि अगर आप इन इदारों के ऊपर मेजर जनरल को बिठाएंगे, तो वो तो सिविलियन कंट्रोल के नीचे आ रहे हैं। और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के तहत मातहत आती है, उस पर मिलिट्री लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर इन जनरल साहब पर कई, यानी मैं ये नहीं कहता हूँ हो सकता है बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन अगर कहीं उनके ऊपर फर्ज, हम एक मिनट के लिए फर्ज करते हैं कि इनके ऊपर कोई बदउनवानी का केस लगता है, या इनके ऊपर कोई जाकर पर्चा दर्ज करता है कि जी, तब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है, तो उस वक्त कौन सा लॉ अप्लाई होगा? पाकिस्तान जो पिनल कोड है वो इस अप्लाई होगा, या मिलिट्री लॉ अप्लाई होगा? क्योंकि इसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया। यानी आइडिया ठीक है कि अगर आप एक यानी पूरी जो हमारी सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको अगर आप ज्यादा अच्छा करीब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो भी इंतजामी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो पाकिस्तान के आइन में कोई तरीकाकार मौजूद होगा। वहां पर भी तो कहीं ये बात काबीना में भी जाएगी, और काबीना से पहले इसको असेंबली में भी शायद जाना पड़े। मैं अटर्नी नहीं हूँ, मेरा यानी लॉ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप एक पूरे महकमे की न सिर्फ उसका नाम चेंज कर रहे हैं, बल्कि उसकी हैसियत बदल रहे हैं, और उसके इंतजामी स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे हैं। और उसको जिस तरीके से तब्दील कर रहे हैं, उसमें किसी की राय शामिल नहीं है। इसलिए ये एक डिसीजन शायद बहुत अच्छा हो, मैं उस पर कोई नुक्ता या चीनी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो मैं जो सवाल उठा रहा हूँ ये, कि इसे, एक तो ये कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, दूसरा ये है कि ट्रेडिशनली एफसी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे, वो तो पुलिस सर्विस से आते थे, उनको वहां पर रखा जाता था। तो जो पुलिस सर्विस है, बुनियादी तौर पर उसका जो किरदार है उसको महदूद किया जा रहा है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो मेजर वो हैं, जो उनके मेजर टूल्स हैं जिसके जरिए वो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, वो अगर फौज के हाथ में चले जाएंगे, तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये फौज ही चलाएगी? और अगर ये फौज चलाएगी, तो फिर पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट कहाँ है? और फिर ये पाकिस्तान का जो इतना बड़ा और वसी जो हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का, उसकी क्या कोई ज़रूरत है? क्योंकि ये तो जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, ये वो फैसले हैं कि जहां पर आइन कानून को शायद मद्देनजर रखा भी जा रहा हो। मैं इस पर कोई ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो जस्टिफिकेशन है उस पर कोई बहस नहीं हुई है। इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इसके लीगल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अंदर बड़े सारे मसाइल बन सकते हैं, और वो मसाइल पाकिस्तान की रियासत के लिए बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस पर कुछ कान धरे जाएंगे। और साथ थोड़ा जिक्र खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर के पीटीआई के अंदर सबको मालूम है कि बगावत सामने आ गई है। वहां पर जो सेनेट के जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स थे, उनमें से खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम जो हैं, उनके बारे में खबरें हैं कि वो डट गए हैं। वो कहते हैं हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस शर्मनाक एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो सूबाई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना और पीटीआई के जो बाकी क़यादत है, उन्होंने जो फैसला किया है कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर, यानी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 पर इन्होंने पाकिस्तानियों के कान खा लिए थे। अब ये उन्हीं के साथ बैठकर जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वहां पर भी एक तारीख रकम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादा परेशान कुन है, परेशान कुन ऐसे हैं
کہ چونکہ یہ دو صاحبان یعنی خرم ذیشان اور عرفان سلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے. تو اب کم از کم پشاور کے میڈیا میں آج یہ خبریں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر خبریں یہ ہیں کہ اب گنڈاپور صاحب اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر، یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے باغی اراکین کو سینٹ کے انتخابات میں ہرانے کے لیے باقاعدہ اپوزیشن جماعتیں جن میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ ان کو شکست دیں گے. کیا آپ نے کبھی سنا تھا؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ویسے میں نے اس کردار کے سیاستدان نہیں دیکھے کہ جہاں پر ان کو صرف کرسی نظر آ رہی ہے. انفارچونیٹلی اٹس ویری ویری سیڈ ڈے ایکچولی. کیونکہ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اگر عمران خان صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بھئی آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں، لیکن یہاں پر چونکہ سب کچھ خان صاحب تک ہی پہنچتا ہے، کیونکہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا ہم نے کبھی ایسی پاور دیکھی نہیں، گرچہ ان کے انتخابات بھی ہوتے ہیں، لیکن باقی یہ مجھے کوئی بے جان قسم کا ادارہ ان کا نظر آتا ہے. تو انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ابھی بنیادی طور پر وہ اپنی پارٹی کو خود تقسیم کر رہے ہیں. یعنی علی امین گنڈاپور صاحب از لیڈنگ دا ایفرٹ ٹو ڈیوائڈ پی ٹی آئی بیسیکلی. کیونکہ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنس پیدا ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر ایک ساتھ ایک یکجان ہو کر ایک جدوجہد کا جذبہ ہوتا ہے اس کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. اسپیشلی جب ایسی خبریں آئیں کہ پارٹی کا اپنا ایک لیڈر نہیں، سارے لیڈر مل کر اپنے جو باغی اراکین ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں باغی ہیں، ان کو ہرانے کے لیے اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر ان کو ہرانے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں. وچ از انبلیویبل، سمپلی انبلیویبل. دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں آپ کو شاید ہی ایسی مثال ملے کہ جہاں پر رولنگ پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان کو گرانے کے لیے تیاری کر رہی ہو. یہ ایک انوکھی تاریخ لکھی جائے گی، اور پتہ نہیں مستقبل کا مورخ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو کن الفاظ میں یاد رکھے گا. لیکن کم از کم میں اپنی ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت پر کالک مل رہے ہیں، اور یہ عمران خان کی جدوجہد جو کہ بڑی جائز جدوجہد ہے اس کے اوپر بھی کالک مل رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہاں پر باہر ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے وی ڈونٹ نو. کیونکہ اس وقت پیغام رسانی کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان میں ایک بیرسٹر سیف نامی شخص بھی ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ کون ہے. تو وہ جو پیغام رہتا ہے تو اس پر پھر پوری پارٹی فوراً کہتی ہے ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر سمجھ جائیں کہ سارے ملے ہوئے ہیں، یا پھر سارے بالکل مس ڈائریکٹڈ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالے گی. کیونکہ اس کے اندر جو دراڑیں پہلے سے تھیں اس کی وجہ سے اس میں دراڑیں مزید گہری ہوں گی، جو کہ ویری انفارچونیٹ. عمران خان نے جتنی بڑی جدوجہد کی، جتنی وہ مشکل قید کاٹ رہے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں، کم از کم حالیہ تاریخ میں تو میں نے ایسی نہیں سنی باتیں جو ان کی قید کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں. تو اتنے مشکل قید اور صعوبتوں کے بعد بھی اگر ایک لیڈر کو اس کی پارٹی اس طریقے سے ڈچ کر رہی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ وہ تو بڑی، یعنی وہ یہ نہیں چاہے گا کہیں بھی، لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر ان کو پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے جو اس وقت لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت سارے اچھے مہرے ہیں، شطرنج کے مہرے ہیں، بے جان بے ضمیر مہرے ہیں، جب بار بار استعمال ہوتے ہیں اور ہر بار اپنی پوری قیمت وصول کرتے ہیں، اور وہ قیمت پاکستانی عوام سے بھی وصول کی جاتی ہے. آخر میں تھوڑا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. صدر ٹرمپ بیان تو مسلسل دے رہے ہیں. آج سے کوئی 48 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹی آر ایف یعنی جو دا ریزسٹنس فورس جو کشمیری گروپ ہے جس کو بھارت نے دہشت گرد قرار دیا ہے، امریکہ نے بھی اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. امریکہ نے اس کو جس طریقے سے جن الفاظ میں یاد کیا تو وہی لینگویج تھی تقریباً جو بھارت چاہتا ہے، اور ایس جے شنکر نے اس کا بڑا خیر مقدم بھی کیا. لیکن ایس جے شنکر کے اس ٹویٹ کے بعد جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے اندر اندر صدر ٹرمپ پھر بولے، اور بالکل کھل کے بولے جس طرح وہ ہمیشہ بولتے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا، پہلے سنتے ہیں. Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think five jets were shot down actually. And جی تو آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھائی نہ صرف یہ ہے کہ میں نے سیز فائر کرائی تھی، باوجود اس کے کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت مسلسل اس بات سے انکاری ہے.
और साथ अब वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनके 5 जहाज भी गिराए थे। पाकिस्तान का नाम मेरा नहीं ख्याल उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 5 जहाज भी गिराए गए। तो इससे एक मरतबा फिर भारत के अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है। और वो कह रहे हैं कि सर ट्रम्प ने हमें डिच किया है। और वो बहुत ज्यादा नाराज है इस बात पर। भारत की नाराजगी जायज हो या नाजायज हो, लेकिन ये बात वाजह है कि भारत की सिफारतकारी, कल मैंने कहा कि जहां तक बयानी की बात है, तो वो यहाँ पर कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टीआरएफ को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने में कामयाबी हासिल की। याद रखिए कि वाकया कब हुआ था, 22 अप्रैल को। और अमेरिका ने इसको दहशतगर्द तंजीम कब डिक्लेयर किया, 17 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने बाद ये वाकया हुआ। तो इस दौरान उन्होंने कोई सिफारतकारी की होगी, जाहिर है उसके बाद ही अमेरिका इस बात पर कन्विंस हुआ। लेकिन जिस चीज पर वो सर ट्रम्प को कन्विंस न कर पाया, जो कि शायद नरेंद्र मोदी साहब को बड़े वोट इनसे इनके हाथ से जाएंगे इस वजह से, क्योंकि वो ना तो 56 इंच का सीना तान के सर ट्रम्प के सामने खड़े हो सकते हैं कि वो उनसे पूछें कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, और ना ही वो ललकार सकते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और उन्होंने यही किया हुआ है। लेकिन इंडियन मीडिया खामोश नहीं है। इंडिया में इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। मुझे लगता है कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खासी सीरियस होंगी, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नजर नहीं आ रहा। एक कमजोर भारतीय क्यादत नजर आ रही है। उम्मीद है कि सदर ट्रंप जिस तरीके से इस वक्त पीस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उम्मीद है कि वो भारतीय क्यादत को इस बात पर कन्विंस कर पाएंगे कि पाकिस्तान और भारत पीसफुल तरीके से भी रह सकते हैं, और डिप्लोमेसी के जरिए भी अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के साथ पूरी कॉपरेशन भी कर सकते हैं। और ये कि अगर जो टीआरएफ को कंडेम अमेरिका कर रहा है, तो टीआरएफ को कंडेम तो पाकिस्तान ने पहले दिन किया था, तो लिहाजा वो कंडेमनेशन भी है। तो वो जो आप कहते हैं ना कि सिमिलैरिटीज हैं, खर्चे एक दूसरे के ऊपर नाएतबारी बहुत ज्यादा है, इसके लिए वाहिद रास्ता यही है कि जो आपस के मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाने से। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।